Hello everyone, I am Prem Kaur Patle. My dear students, in today's session I shall explain about the two important content of displacing indigenous people, which is the 10th chapter of your book. Today I shall explain about the expansion of USA. Okay, my dear students, as well as I shall also explain about the native peoples lose their lands. बच्चों, आज जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ उसमें किस तरह से यूएसए का एक्सपेंशन हुआ था, किस तरह से उसने अपने वर्तमान क्षेत्रफल में वृद्धि की थी, उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा हम स्लेवरी सिस्टम जो था, दास प्रथा जो थी, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस तरह से वहाँ के जो नेटिव्स थे उनको अपनी ज़मीन से बेदखल कर दिया गया था। ओके डियर स्टूडेंट्स, the countries that are known as Canada and the United States of America came into existence at the end of the 18th century. आज हम जिन मुल्कों को कनाडा और यूएसए के नाम से जानते हैं वो 18th सेंचुरी के आखिर में अपने अस्तित्व में आए थे। ठीक, एट दैट टाइम दे ऑक्यूपाइड ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द लैंड दे नाउ कवर। ओके, over the next 100 years they extended their control over more territory to reach their present size. बच्चों, जो आज उनका वर्तमान क्षेत्रफल है, अपने वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा उस समय उनके कब्जे में था और आज के ये प्रेजेंट साइज में आने के लिए, मौजूदा आकार में पहुंचने के लिए उन्हें अगले 100 सालों में अपने जो नियंत्रण वाले जो क्षेत्र थे उसमें उन्होंने इजाफा किया, उससे बढ़ाया। अगर हम बात करें यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई जो विशाल क्षेत्र थे, लार्ज एरियाज थे, उसको उन्होंने खरीदा। द लार्ज एरियाज वर एक्वायर्ड बाय द यूएसए बाय परचेस। ओके, और दे बॉट लैंड इन द साउथ फ्रॉम फ्रांस। जैसे कि हम बात कर रहे हैं इसमें जो चीज़ें उन्होंने परचेस की, तो साउथ में फ्रांस से उसने लुसियाना खरीदा, रूस से, रसिया से अलास्का को खरीदा। यहाँ से ज़मीनें इन्होंने खरीदी थी। ठीक, और कुछ कुछ टेरिटरी को, कुछ एरियाज़ को उसने युद्ध करके, वॉर के थ्रू जीता। बाय वॉर मच ऑफ द सदर्न यूएसए वाज वॉन फ्रॉम मैक्सिको। ये मैक्सिको से अमेरिका ने, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अधिकतर हिस्सा है जो मैक्सिको से लिया गया, वो युद्ध करके जीता गया। ठीक, इन सब परिस्थितियों में, इन सब घटनाओं में, चाहे वो खरीदी की बात हो या युद्ध की बात हो, किसी के मन में ख्याल तक नहीं आया कि जिन इलाकों को खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है या जीता जा रहा है, उन इलाकों में रहने वाले जो नेटिव्स थे उनसे भी कुछ रजामंदी ले ली जाए। इट डिड नॉट ऑकर टू एनीवन दैट द कंसेंट ऑफ नेटिव्स लिविंग इन दिस एरियाज शुड हैव बीन आस्क्ड। किसी ने भी इसको ज़रूरी नहीं समझा। द वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द यूएसए was a shifting one. As it moved, the natives also were forced to move back. बच्चों, जो यूएसए का जो वेस्टर्न फ्रंटियर था, पश्चिमी सरहद, वो खिसकती रहती थी। कभी उसकी सीमाएं घट जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, और जैसे जैसे खिसकती जाती थी तो जो नेटिव्स होते थे वे भी पीछे हटने के लिए बाध्य हो जाते थे, है ना। एज इट मूव्ड द फ्रंटियर दैट इट मूव्ड, द नेटिव्स आल्सो वर फोर्स्ड टू मूव बैक। वो भी पीछे हटने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो इस तरह से जो यूएसए था उसका एक्सपेंशन हुआ। उसने फ्रांस से लुइसियाना खरीदा, रसिया से अलास्का को खरीदा, और सदर्न जो पार्ट था उसका वो मैक्सिको से युद्ध में जीता गया था। तो इस तरह से एक्सपेंशन जो था यूएसए का, वो एक्सपेंशन हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, द लैंडस्केप ऑफ अमेरिका चेंज ड्रास्टिकली इन द 19th सेंचुरी। जो 19th सेंचुरी थी बेटा, उसमें अमेरिका का जो लैंडस्केप था, भूदृश्य था, उसमें ड्रास्टिकली चेंजेस आए, ज़बरदस्त बदलाव आए। द यूरोपियंस ट्रीटेड
द लैंड डिफरेंटली फ्रॉम द नेटिव्स। ज़मीन के प्रति जो यूरोपीय लोगों का रवैया था वो वहाँ के नेटिव्स मूल निवासियों से अलग था। वो कैसे? सम ऑफ द माइग्रेंट्स फ्रॉम ब्रिटेन एंड फ्रांस वर यंगर सन्स हु वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर वर ईगर टू ऑन लैंड इन अमेरिका। बच्चों, ब्रिटेन और फ्रांस से यहाँ जब कोई माइग्रेंट्स यानी प्रवासी आए तो वो अपने माता पिता की सबसे छोटे बेटे थे। ठीक, अब सबसे छोटे बेटे होने के कारण जो पिता की जो संपत्ति थी, फादर प्रॉपर्टी जो थी, उसके वो उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे। दे वुड नॉट इनहेरिट देयर फादर्स प्रॉपर्टी बिकॉज दे वर यंगर सन्स। ओके, तो इससे क्या हुआ कि इसी वजह से अमेरिका में जो ज़मीन के मालिक बनना चाहते थे, क्योंकि अब उनके पास ब्रिटेन या फ्रांस में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। फादर्स की जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो बड़े बेटे को मिल जाती थी। सो दे वर वेरी ईगर टू ऑन लैंड इन अमेरिका एंड लेटर देयर वर वेव्स ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक जर्मनी, स्वीडन एंड इटली who had lost their lands to big farmers and wanted farms they could own। बच्चों, बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली के जैसे मुल्कों से भी बहुत सारे प्रवासी उमड़ पड़े, वो भी सब यहाँ पर आ गए। और उन्होंने क्या किया, उनकी जो ज़मीनें हुआ करती थी स्वीडन, जर्मनी, इटली वालों की, वहाँ पर वो बड़े किसानों के हाथों में चली गई थी। तो अब वे जब यहाँ माइग्रेट होकर यहाँ आए तो वे भी यहाँ की ऐसी ज़मीन चाहते थे जिसे वो अपना खुद की प्रॉपर्टी कह सके। इसके अलावा क्या हुआ कि पोलैंड से भी कुछ लोग आए, पीपल्स फ्रॉम पोलैंड, एंड दे वर वेरी हैप्पी टू वर्क इन द प्रेरी ग्रास लैंड। बच्चों, ये पोलैंड से आए हुए लोग भी यहाँ के जो प्रेरी के जो ग्रास लैंड थे, चारागाह थे, उनमें काम करने उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। वह ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें वहाँ अपने घरों के जो स्टेपीज़, जो घास के मैदान थे वहाँ पर स्टेपीज़ के, वो उनकी याद दिलाते थे। एंड वर एक्साइटेड एट बीइंग एबल टू बाय ह्यूज प्रॉपर्टीज एट वेरी लो प्राइसेस। बच्चों, जब वे पोलैंड से प्रेरी के पोलैंड से जो लोग आए थे, उन्होंने यहाँ प्रेरी के जो चारागाहों में काम किया, उन्हें अपने घर की यानी स्टेपीज़ में जो काम करते थे उसकी याद आई, और उन्होंने क्या किया कि अब यहाँ पर बहुत ही कम कीमत पर बड़ी बड़ी संपत्तियों खरीदने का काम उन्हें बड़ा पसंद आया। उन्होंने संपत्तियाँ खरीदी यहाँ पर आकर, और उन्होंने क्या काम किया कि ये ज़मीन की सफाई कर दी। ये जो प्रेरीज, जो ग्रास लैंड थी, उसकी सफाई करके उसे एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया। दे क्लियर्ड लैंड एंड डेवलप्ड एग्रीकल्चर, इंट्रोड्यूसिंग क्रॉप्स विच कुड नॉट ग्रो इन यूरोप एंड देयरफॉर कुड बी सोल्ड दैट देयर फॉर प्रॉफिट। उन्होंने यहाँ ऐसी फसलें उगाई, जैसे हम बात करें राइस और कॉटन की, है ना, तो यहाँ पर उन्होंने इस तरह की फसलें उगाई जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती थी, और फिर उन्होंने यहाँ से ऊंचे मुनाफे पर ये फसलों को वहाँ पर ले जा कर के बेचने का काम भी किया। बच्चों, बात करें यहाँ के एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स की, टू प्रोटेक्ट देयर ह्यूज फार्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वॉल्स एंड माउंटेन लॉयंस, दीज वर हंटेड टू एक्सटेंशन। अब इन्होंने अपने जो बड़े बड़े विशाल खेतों का निर्माण कर लिया था, फसलें लगाई थी, तो इनसे अपने जंगली जानवरों से इन्हें बचाना था। तो इसके अलावा क्या किया इन्होंने, भेड़िए और जो पहाड़ी शेर हुआ करते थे, वॉल्स और जो लॉयन थे बेटा, उनको, माउंटेन लॉयंस को, इनको ख़त्म करना शुरू किया, इनका सफाया ही कर दिया एक प्रकार से, है ना। और 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद ही वे अपने को पूरी तरह सुरक्षित कर पाए थे, सुरक्षित महसूस कर पाए थे, है ना। दे फेल्ट टोटली सिक्योर ओनली विद इन द इन्वेंशन ऑफ बार्बेड वायर इन 1873। मतलब ये कहा जा रहा है कि 1873 में बार्बेड जो वायर था, कटीले तार थी, उसकी खोज हुई, उसके बाद से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, नहीं तो जंगली जानवरों का उन्हें काफ़ी सामना करना पड़ता था। The climate of the southern region was too hot for Europeans to work outdoors, and the experience of South Americans colony had shown that the natives who had been enslaved had died in large numbers। देखिए, घर के बाहर काम करने के लिहाज से अगर बात की जाए तो जो सदर्न पार्ट था, सदर्न अमेरिकन कॉलोनीज थी या सदर्न रीजन जो था, वहाँ की जलवायु जो थी वो यूरोपीय लोगों के लिए काफ़ी गर्म थी, ठीक। और
जो सदर्न अमेरिकन कॉलोनीज थी, दक्षिणी अमेरिकी उपनिवेश थे, उनका भी यह अनुभव रहा। किस तरह का अनुभव रहा? द नेटिव्स हु हैड बीन एंस्लेव्ड हैड डाइड इन लार्ज नंबर्स। इनका अनुभव रहा कि दास जो बनाए गए हैं मूल निवासी, वो बहुत बड़ी संख्या में मौत के शिकार हुए थे। ये जलवायु के कारण कह लीजिए, है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण। इसलिए जो बागान मालिक थे, प्लांटेशन ऑनर्स, देयरफॉर बॉट स्लेव्स इन अफ्रीका। तो ये बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। ठीक, यहाँ पर जो नेटिव्स थे उनकी काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी डेथ हो जा रही थी, तो यहाँ के प्लांटेशन ऑनर्स ने जो स्लेव्स हैं वो अफ्रीका से खरीद कर लाए। प्रोटेस्ट बाय एंटी स्लेवरी ग्रुप्स लीड टू अ बैन ऑन स्लेव ट्रेड, बट द अफ्रीकन हु वर इन द यूएसए रिमेन्ड स्लेव्स एज डिड देयर चिल्ड्रन। दास प्रथा विरोधी समूहों के विरोध के चलते दासों का जो व्यापार पर उस पर रोक लग गई, लेकिन जो अफ्रीकी यूएसए में थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में थे, वे और उनके बच्चे दास ही बने रहे। जो पहले से ही यूएसए में थे, वो उनके बच्चे और वो खुद, वो दास वहाँ पे स्लेव बने रहे। द नदर्न स्टेट ऑफ द यूएसए वेयर द इकोनॉमी डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन। देखिए बेटा, हम सदर्न की अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो प्लांटेशन ऑनर की बात है, और अब हम बात कर रहे हैं नदर्न स्टेट ऑफ यूएसए की, वेयर द इकोनॉमी डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन, आर्ग्यूड फॉर एंडिंग स्लेवरी विच दे कंडेम्ड एज एन इनह्यूमन प्रैक्टिस। बच्चों, जो यूएसए का जो नदर्न पार्ट था, नदर्न स्टेट्स थे, और जिनका इकोनॉमी प्लांटेशन पर नहीं टिकी हुई थी, वे क्या कह रहे थे? दास प्रथा को खत्म करने के पक्ष में दलीलें दे रहे थे, और उन्होंने बताया कि इट इज़ एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, ये अमानवीय प्रथा है। इन 1861 and 65 there was a war between the states that wanted to retain slavery and those supporting abolition। बच्चों, 1861 से 65 के बीच में दास प्रथा को खत्म करने वाले लोग और उसको कंटिन्यू रखने वाले लोग, इन दोनों के बीच में जो है युद्ध हो गया। ये वकालत कर रहे थे जो अलग अलग पक्ष की, तो उनके बीच में युद्ध हो गया, और द लेटर वॉन। और जो दास प्रथा या दास विरोधी थे बेटा, दासता के विरोधी थे, उनकी जीत होती है। स्लेवरी वॉज एबलिश्ड, though it was only in the 20th century that the African Americans were able to win the battle for civil liberties, and segregation between whites and non-whites in schools and public transport was ended। बच्चों, दास प्रथा खत्म कर दी गई। हालांकि जो अफ्रीकी मूल के अमेरिकी को नागरिक स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में विजय पाने के लिए लगभग 20वीं सदी में तक लड़ना पड़ा, और उन्हें 20वीं सेंचुरी में ही आकर के उन्हें ये सफलता मिल पाई थी। और तभी जो स्कूल और ट्रेन या बस में उन्हें अलग अलग रखने की जो व्यवस्थाएं पहले चली आ रही थी, वो समाप्त हो पाई थी। तो इस तरह से वाइट नॉन वाइट के बीच में जो डिफ्रेंशिएट किया जाता था, उनके साथ पक्षपात किया जाता था, उसको 20वीं सदी में ही आकर के ख़त्म किया जा सका। अब बात करते हैं कनाडाई गवर्नमेंट की। द कनाडियन गवर्नमेंट हैड a problem which was not to be solved for a long time and which seemed more urgent than the question of the natives in 1763. Okay, Canada had been won by British after a war with France। बच्चों, जो कनाडाई सरकार के सामने एक समस्या थी, वो क्या थी? जो लंबे समय तक हल नहीं हो पाई, और जो मूल निवासियों के सवाल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूरी प्रतीत होती थी। 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ जो लड़ाई हुई, उसमें कनाडा को जीत लिया। ठीक है, 1763 में ब्रिटिश लोगों ने फ्रांस के साथ जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में कनाडा को जीत लिया, और वहाँ जो फ्रांसीसी आबादकार लोग थे, फ्रेंच सेटलर्स थे, लगातार वो स्वायत्त राजनीतिक दर्जे की मांग कर रहे थे। दे और रिपीटेडली डिमांडेड ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्टेटस मांग रहे थे। ठीक है, एंड इट वॉज ओनली इन 1867 दैट दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय ऑर्गेनाइजिंग कनाडा एज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट। 1867 में ही कनाडा को जो ऑटोनोमस स्टेट्स थे
उसका एक महासंघ के रूप में संगठित किया गया और इस तरह से उस समस्या का समाधान किया जा सका। तो इस तरह से हमने देखा कि यूएसए का जो एक्सपेंशन था, यूएसए में जो बाहर से लोग आए थे, चाहे वो ब्रिटेन से हो, फ्रांस से हो, या जर्मनी, स्वीडन, इटली या पोलैंड से, उन्होंने वहाँ पर ज़मीनों पर अपना कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ के प्रेरीज ग्रासलैंड को क्लियर किया और वहाँ पर उसे एग्रीकल्चर पर्पस से उसको डेवलप किया। उन्होंने वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम को, जो सदर्न रीजन था अमेरिका का, वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम को के प्रति उतना तो विरोध नहीं जताया जितना कि नदर्न स्टेट्स में उन्होंने विरोध दर्शाया। और 1861 और 65 के बीच में उनके बीच में एक बैटल होता है, युद्ध होता है, जिसके कारण जो दास प्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से आपने इस एक्सप्लेनेशन को समझा, इस कंटेंट को समझने की कोशिश की। बच्चों, अब बात करते हैं नेटिव पीपल्स लॉस देयर लैंड। ज़मीन जो थी मूल बाशिंदों की, उनसे उनको जो हटाया गया उसको समझते हैं। इन द यूएसए as a settlement expanded, the natives were induced or forced to move after signing treaties selling their lands। बच्चों, जैसे जैसे यूएसए में ने अपनी बस्तियों का विस्तार किया, ठीक, ज़मीन की बिक्री के समझौते पे दस्तखत कराने के बाद जो वहाँ के मूल निवासी थे, नेटिव्स थे, वहाँ से उनको हटने के लिए मजबूर किया गया या प्रेरित किया गया, लेकिन वहाँ से उन्हें हटाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है, नेटिव्स वर इंड्यूस्ड और फोर्स्ड टू मूव, उन्हें प्रेरित करके या ज़बरदस्ती उनको वहाँ से हटने पर मजबूर किया गया। द प्राइजेस पेड वर वेरी लो, जिस ज़मीन को लिया गया था उस ज़मीन की कीमत उन्हें बहुत कम दी गई थी। एंड देयर वर इंस्टेंसेस व्हेन द अमेरिकन्स चीटेड देम बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग लेस देन प्रॉमिस्ड। बच्चों, ऐसे भी कुछ उदाहरण मिलते हैं जिसमें अमेरिकियों, यहाँ अमेरिकी वर्ड का इस्तेमाल किसके लिए किया गया, वो यूरोपीय लोगों के लिए जो यूएसए में आकर रहने लगे थे। उन लोगों ने क्या किया कि यहाँ के नेटिव्स को पैसे देने के मामले में भी वादा खिलाफी की, उन्हें कम पैसे भी दिए और ज़्यादा ज़मीनें हड़प ली। ऐसे भी कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। इवन हाई ऑफिशियल्स सॉ नथिंग रॉन्ग इज डिप्लॉइंग द नेटिव पीपल्स टू देयर लैंड। बच्चों, जो हायर अथॉरिटी थी या हाई ऑफिशियल्स थे, उच्च अधिकारी थे, वे भी इन नेटिव्स की बेदखली को गलत नहीं मानते थे। दिस इज सीन बाय एन एपिसोड ऑफ जॉर्जिया। ये जो घटना है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, प्रकरण जो है, वो जॉर्जिया में इस प्रकार का एक प्रकरण देखने को हमें मिलता है। अ स्टेट इन द यूएसए ऑफिशियल्स हैड आर्ग्यूड दैट the Cherokee tribe was governed by state laws but could not enjoy the rights of citizen। ये जो जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ के अधिकारियों ने दलील दी थी कि जो चिरोकी कबीला है वो राज्य के कानून से शासित होता है। ओके, चिरोकी ट्राइब्स वाज गवर्न्ड बाय द स्टेट लॉ बट कुड नॉट एंजॉय द राइट्स ऑफ सिटीजन। ये राज्य के कानून से शासित तो होता है, लेकिन वहाँ के जो नागरिक हैं वो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते। ये एक बड़ी बात देखने को मिलती है। तो देखिए, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो नेटिव्स थे बेटा, उनमें चिरोकी ऐसे थे जिन्हें अंग्रेजी सीखने और अमेरिकी जीवन शैली को समझने की सबसे ज़्यादा कोशिश की थी। चिरोकी वर द वंस हु हैड मेड द मोस्ट एफर्ट टू लर्न इंग्लिश एंड टू अंडरस्टैंड द अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। इवन सो दे वर नॉट अलाउड टू राइट्स ऑफ सिटीजन। ये सब होने के बावजूद भी, ये सब अंग्रेजी सीखना या अमेरिकन जीवन शैली को समझने के बावजूद भी वो नागरिक अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। इन 1832 एन इम्पॉर्टेंट जजमेंट वॉज अनाउंस्ड बाय द यूएस चीफ जस्टिस जॉन मार्शल। 1832 में यूएसए के जो चीफ जस्टिस थे जॉन मार्शल ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। He said that the Cherokee were a distinct community occupants on territory in which the laws of Georgia had no force। उन्होंने कहा कि जो चिरोकी कबीला है एक विशिष्ट समुदाय है और उसका जो अधिकार है
उसके स्वामित्व वाला जो अधिकार है उस इलाके में जॉर्जिया का कानून लागू नहीं होता है। ठीक है, और वे कुछ मामलों में कैसे हैं, संप्रभुता संपन्न हैं, सॉवर्निटी, वो संप्रभुता संपन्न है। लेकिन क्या हुआ बेटा कि जो संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति थे, यूएस प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन, हैड अ रेपुटेशन फॉर फाइटिंग अगेंस्ट इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल प्रिविलेज, जिनकी शख्सियत इस आधार पर गढ़ी गई थी कि वो एक आर्थिक और राजनीतिक पक्षपात के खिलाफ लड़ने वाले थे, लड़ने वाले व्यक्तित्व के धनी थे। इंडियंस का मामला आने पर वो बिल्कुल उलट गए। ठीक है, ये नेटिव्स का जो मामला आया तो बिल्कुल ही वॉज अ डिफरेंट पर्सन। ही रिफ्यूज टू ऑनर द चीफ जस्टिस जजमेंट, उसने चीफ जस्टिस के उस बात का मान रखने से इनकार कर दिया, है ना। और क्या किया, एंड ऑर्डर द यूएस आर्मी टू एविक्ट द चिरोकीज फ्रॉम द लैंड एंड ड्राइव देम टू द ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट। उसने चिरोकियों को उनकी ज़मीनों से हाँक देने के लिए, हाँक करके कहाँ भेजना, विश्व अमेरिकी मरुभूमि जो ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट था उस ओर खदेड़ देने के लिए अमेरिकी फौज भेज दी। ठीक, और इसमें जिन 15,000 लोगों को वहाँ से हटने पर मजबूर किया गया, उनमें से ऑफ द 15,000 पीपल्स दस फोर्स टू गो, ओवर अ क्वार्टर डाइड अलॉन्ग द ट्रेल ऑफ टीयर्स। उनमें से 15,000 लोगों में से लगभग 1/4 अपने ये जो ट्रेल ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं की राह कहा गया है, जहाँ से उनको अपने चिरोकी जहाँ रह रहे थे उस प्लेस से, उनके नेटिव लैंड से हटा करके उन्हें जहाँ ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट में खदेड़ा जा रहा था, उस राह में लगभग 1/4 जो लोग थे ये मारे गए। और इस सफ़र को क्या कहा गया, ट्रेल ऑफ टीयर्स। और इस सफ़र में वे मर खप गए, इतने लोग मारे जा चुके थे। तो बच्चों ये ट्रेल ऑफ टीयर्स जो है ये पूछा जाता है, इससे रिलेटेड आपको ज़रूर अपने नोट्स में उसको शामिल करना चाहिए। दोज हु टुक द लैंड ऑक्यूपाइड बाय द ट्राइब्स justify it by saying the natives did not deserve to occupy land which they did not use the maximum। बच्चों जिन लोगों ने पहले से रहने वाले जो कबीलों की ज़मीनें ले ली थी, वे इस आधार पर भी अपने आप को उचित कह रहे थे कि मूल निवासी जो हैं वो ज़मीन का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और वो नहीं करना चाहते हैं, है ना, या करना नहीं जानते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने तर्क दिए, इसलिए वह उनके कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। उनका कहना था कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ज़मीन का हम कर पाएंगे, इसलिए उन्हें बेदखल करना सही है, ऐसा उनका मानना था। दे वेंट ऑन टू क्रिटिसाइज देम। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मूल निवासियों की उनको क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना शुरू किया। बीइंग लेजी, उन्होंने कहा वे बहुत आलसी हैं, है ना। सिंस दे डिड नॉट यूज देयर क्राफ्ट स्किल टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर द मार्केट, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं अपने शिल्प कौशल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ताकि अगर ये करते तो इसके जो प्रोडक्शन होता वो बाज़ारों में उसको सेल किया जाता। ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना। फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश और ड्रेसिंग, वो न तो अंग्रेजी सीखने में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही ढंग के कपड़े पहनने में दिलचस्पी रखते हैं। इस तरह की बातें नेटिव्स के लिए वहाँ के जो यूरोपियन अमेरिकन से उन्होंने कहना शुरू किया। कुल मिलाकर उनका कहना यह था कि ये जो लोग हैं ना, दे डिजर्व टू डाई आउट, ये मर खपने के लायक ही हैं, ऐसा उनका कहना था। दे आर्ग्यूड लाइक दिस, द प्रेरीज वर क्लियर्ड फॉर फार्म लैंड एंड वाइल्ड बाइसन किल्ड ऑफ। बच्चों खेती की ज़मीन निकालने के लिए जो प्रेरीज थे, प्रेरीज ग्रासलैंड, उनको साफ कर दिया गया, जंगली भैंसों को मारा गया। और एक जो फ्रेंच मैन थे जो वहाँ पर आए हुए थे, वो क्या कहते हैं देखिए, प्रिमिटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्रिमिटिव एनिमल, रोट अ विजिटिंग फ्रेंच मैन। एक फ्रांसीसी आगंतुक ने लिखा कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनके साथ साथ प्रिमिटिव मैन भी डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब कि आदिम जानवरों के साथ साथ आदिम मनुष्य भी लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ वो मानवीय व्यवहार
नहीं किया जा रहा है। हमने देखा था ना किस तरह से वोल्स और माउंटेन लॉयंस को ख़त्म किया गया, फिर नेटिव्स को भी खदेड़ दिया गया, उनकी जो लैंड थी वहाँ से कहाँ भेजा गया, ग्रेट अमेरिकन डेजर्ट की ओर उनको खदेड़ा गया अमेरिकी फ़ौज का इस्तेमाल करके। दैट वाज नोन एज अ ट्रेल ऑफ टीयर्स, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो फ्रेंच मैन ने देखी थी। मीनवाइल the natives were pushed westward, given land elsewhere, but often moved again if they any mineral, lead or gold or oil was found in their on their land. बच्चों, इन सभी मूल निवासियों को कहाँ भेजा गया? वेस्टवर्ड, पश्चिम की ओर धकेल दिया गया। उन्हें स्थायी तौर पर अपनी ज़मीनें दे दी गई थी, लेकिन जो ज़मीनें दी गई थी उन्हें उनमें से भी बेदखल कर दिया जाता था। जब उस ज़मीन के अंदर से कोई लेड यानी कि शीशा, गोल्ड या ऑयल मिल जाता था या कोई मिनरल मिल जाता था तो उन्हें वहाँ से भी हटा दिया जाता था। एंड मैनी ट्राइब्स वर फोर्स्ड टू शेयर देयर लैंड ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय वन ट्राइब। और कई बार तो ये इस चीज़ के लिए बाध्य किया गया कि किसी एक के कब्जे वाली ज़मीन को आपस में शेयर किया करने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। और जब कभी इसके बीच क्या हो जाता था कि कभी कभी इनके बीच झगड़े भी हो जाते थे। जब एक ही लैंड को शेयर किया जाता रहा होगा तो लोगों के बीच में इसको लेकर के झगड़े भी हो जाते रहे होंगे। एंड दे वर लॉक्ड ऑफ इन स्मॉल एरियाज कॉल्ड रिजर्वेशंस, ओके, विच ऑफन वाज लैंड विद विच दे हैड नो अर्लियर कनेक्शन। बच्चों, जो मूल निवासी थे उन्हें छोटे इलाकों में कैद कर दिए गए थे, जिन्हें रिजर्वेशंस यानी आरक्षण कहा जाता था। और ये प्राय ऐसी ज़मीन होती थी जिसके साथ उनका पहले से कोई रिश्ता नहीं था। ऐसा नहीं है कि अपनी ज़मीनें उन्होंने बिना लड़े छोड़ दी थी। उन्होंने अपने ज़मीनों को बचाने के लिए कई बार लड़ाइयाँ लड़ी, है ना। अगर हम बात करें 1865 और 1890 के बीच, तो बेटा वहाँ पर एक यू कैन सी क्रस्ड अ सीरीज ऑफ रिबेलियंस वॉज कंडक्टेड बाय द नेटिव्स, है ना। 1865 से 1890 के बीच में विद्रोहों की एक पूरी श्रृंखला थी जिसका दमन किया गया, ठीक। एंड इन कनाडा देयर वर आर्म्ड रिवोल्ट्स बाय द मैटीज, पीपल ऑफ नेटिव यूरोपियन descent between 1869 and 1885, but after that they gave up. बच्चों, 1869 से 1885 के बीच कनाडा में जो मेटिसो थे, है ना, के सशस्त्र विद्रोह हुए थे, और लेकिन इन लड़ाइयों के बाद उन्होंने अपनी हार मान ली थी। तो इस तरह से आज का जो एक्सप्लेनेशन यही समाप्त होता है। कल बेटा इसके गोल्ड रश को देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ थी उसने ग्रोथ किया था। उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को देखेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, कंटेंट होगा द विंड्स ऑफ चेंज, जो बदलाव की बयार थी वो हम जानेंगे। ये हम सभी जो है अमेरिका के बारे में अभी जानकारी हासिल कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।